नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आज से हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। सत्र में सुक्खू सरकार से तमाम सारे सवाल पूछे गए हैं। 936 सवाल बताए जा रहे हैं जो कि विपक्ष की तरफ से पूछे गए हैं। मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का भारी हंगामा सत्र के अंदर देखने को मिला, सदन के अंदर देखने को मिला। इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। आज से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है। सत्र में सुक्खू सरकार से 936 के करीब सवाल पूछे गए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। हिमाचल में आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने अपना रुख दिखाया। किस तरीके से कड़े तेवर अपनाते हुए विपक्ष ने सदन में कार्रवाई के शुरू होने के तुरंत बाद ही सदन में जमकर हंगामा किया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा करने की मांग की परमिशन मांगी, लेकिन इसकी परमिशन मिली नहीं, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से सदन में जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं बल्कि नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर विपक्ष आ गया। सत्र में सुक्खू सरकार से करीब 936 सवाल पूछे गए हैं। तो मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कड़े तेवर अपने सदन के अंदर दिखाए। मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था। और जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पिछले कल ही एक घटना बद्दी में होती है और 14-15 लोग 3 लड़कों की पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं। उनमें से एक की मौके पर वहां पर मौत हो जाती है, एक पीजीआई में एडमिट है, एक पंचकुला के हॉस्पिटल में, और दोनों गंभीर हैं। और ये घटना एक घटना नहीं, इस प्रकार की घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा हो गया पिछले 2.25 साल के कार्यकाल में। गलत कहा है। सर्वदलीय बैठकें पहले भी हुई है, कई बार, एक बार ने अनेकों बार वो नहीं आए। और कल जो खासतौर से जो परिस्थिति बस नहीं आना हो पाया तो हम उसी तक ही सीमित थे। लेकिन अगर परंपराओं का जिक्र कर रहे हैं, परंपराओं की धज्जियां तो आप लोगों ने उड़ाई है, कांग्रेस ने उड़ाई है। इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट रहें सरकार के। और मुझे इस बात को लेकर के, हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में सम्मान रखते हैं उनके प्रति, लेकिन एक बात, विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय जो कहें, जिस तरह का निर्णय करें, उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं बोलते। वो बात वहीं खत्म होनी चाहिए और खत्म होती भी है और हमने खत्म की भी। तो विधानसभा में न केवल कानून व्यवस्था बल्कि कंगना के बयान का मुद्दा भी विधानसभा के अंदर उठाया। बीजेपी ने किया कंगना के बयान से सीधा किनारा। सत्ता पक्ष ने सदन में लाया है निंदा प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे कि विधानसभा में तमाम मुद्दे उठे हैं, तो साथ ही कंगना के बयान का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया गया, जिससे बीजेपी ने सीधा किनारा कर लिया है। सत्ता पक्ष ने सदन में निंदा प्रस्ताव भी लेकर आए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कंगना रनौत के बयान को लेकर के जमकर हंगामा हुआ है। हरियाणा किसान आंदोलन पर कंगना रनौत की टिप्पणी पर पूरे देश में विपक्ष बीजेपी को घेरने पर लगा हुआ है। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष ने सदन में ही कंगना रनौत के बयान को लेकर के निंदा प्रस्ताव रखा है पटल पर। बयान को किसानों का अपमान भी बताया। हालांकि लिखित में प्रस्ताव न मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पक्ष और विपक्ष ने बयान को लेकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जरूर की है। तो आज सदन के अंदर तमाम मुद्दे उठे हैं, जिसमें सबसे अहम मुद्दा रहा है कंगना रनौत का बयान। इस दिन का हमने मानसून सेशन रखा और मानसून सेशन के पहले दिन जो शोकागार होते हैं उस पर सभी नेताओं ने विचार रखे। क्वेश्चन ने
आंसर शुरू होने वाले थे, प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने अपनी बात उठाई और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर हम चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, पर किस नियम के तहत चाहते हैं? कहा नियम 67 के तहत चाहते हैं। पर आप ये बताइए, आपने तो नियम 130 के तहत आज के लिए आपदा के पर चर्चा के लिए समय मांगा, फिर 67 के तहत जब आप चर्चा का चाह रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर चाह रहे हैं? तो हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। आज पहला दिन था। सुबह 11 बजे से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। 10 दिन तक विधानसभा का ये मॉनसून सत्र चलने वाला है और काफी महत्वपूर्ण ये 10 दिन माने जा रहे हैं। मॉनसून सत्र के अगर पहले दिन का जिक्र करें तो पहला दिन ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष ने किया है मॉनसून सत्र का वॉकआउट। पहले सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सवाल दागे गए, जवाब नहीं मिले तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी और नारेबाजी करते हुए मॉनसून सत्र का वॉकआउट किया है। हालांकि कुछ समय बाद विपक्ष सदन में वापस लौट आया। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष यानी कि जयराम ठाकुर का अभिवादन किया। विधानसभा में पहले दिन की बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई थी तो पूर्व विधायकों के निधन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई थी। टेकचंद्र, नारायण स्वामी और दौलत राम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विपक्ष का सदन में 67 के तहत नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन नियम 67 के तहत कानून व्यवस्था विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव जो दिया गया था उसे परमिशन नहीं मिली। अध्यक्ष ने साफ इनकार कर दिया कि इस नियम के तहत चर्चा नहीं होगी। इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच खूब नोकझोंक देखने को मिली। आगे कई विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान भी होने के आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि आगे वाले जो दिन है, 10 दिन तक सत्र चलने वाला है, तो 10 दिन कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक बार फिर से सदन के अंदर नोकझोंक और हंगामा देखने को मिल सकता है, ठीक ऐसे ही जैसा पहले दिन हंगामेदार रहा है। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। केंद्र में आपदा प्रभावितों को मदद के लिए दिया था सहायता राशि, लेकिन विपक्ष का सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। सीधा कहा जा रहा है कि जो सहायता राशि केंद्र की तरफ से मिली उसमें घोटाला हुआ है। बजट सत्र के दौरान भी जोरदार हंगामा हुआ था और अब मॉनसून सत्र के दौरान भी हंगामा देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक आज देखने को मिली है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा था जो सदन में गूंजा? जी, यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो आज पहले दिन था जहां पर जो है विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। ऐसे में जो है यदि हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा की बात की जाए तो इसी पर जो है पहले ही चर्चा हुई थी और इसको लेकर ही जो है विपक्ष ने जो है अपना वॉकआउट किया है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि उन्होंने तो इस आज के लिए जो है इस पर चर्चा नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जो है इस पर चर्चा की है। लेकिन उन्होंने जो है इसको लेकर जो है आज वॉकआउट किया है। लेकिन आज पहले ही दिन जो है काफी जो है हंगामेदार जो है ये दिन देखने को मिला। ठीक है मीनाक्षी, देखिए आज का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिला। आगे आने वाले जो दिनों का अगर जिक्र करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के जो सदन के अंदर गूंज सकते हैं, जिन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नोक झोंक देखने को मिल सकती है? इसी के साथ एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, नियम 67 के तहत कानून व्यवस्था पर विपक्ष चर्चा की मांग चाहता था, लेकिन अध्यक्ष की तरफ से अनुमति नहीं मिली। इसके पीछे की वजह? यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए आने वाले समय में जो है इसी तरह से हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी जो है जो भाजपा सरकार द्वारा जो है कई योजनाएं चलाई जा रही थी, उन्हें भी जो है कांग्रेस में सत्ता में आते ही जो है बंद कर दिया है। और एक तरफ जो है ये कानून व्यवस्था की भी जो है बात कर रहे हैं, वहीं आपदा के समय में भी जो है भारी नुकसान हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है आपदा की राहत राशि जो है नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में जो है आने वाले समय में जो है काफी हंगामेदार रहने वाला है। यदि स्पीकर की बात की जाए जो इन्हें अनुमति नहीं दी गई है, तो हो सकता है ऐसे में अभी उनकी
इसको लेकर जो है तैयारियां ना हो और आने वाले समय के लिए वो देखिए फिर से मीनाक्षी, जो है तैयारियां तो विपक्ष करेंगे। करेगा ही, ये तो लाजमी है कि विपक्ष की तरफ से तैयारी की जाएंगी। लेकिन मैं ये जानने और समझने की कोशिश आपसे करना चाहती हूँ कि परमिशन क्यों नहीं दी है, क्योंकि सदन की जब कार्रवाई होती है वहां पर जनता के मुद्दे उठते ही हैं। उन्होंने चर्चा की मांग की थी, हंगामा नहीं किया गया था विपक्ष की तरफ से, पहले वो सीधे सीधे चर्चा चाहते थे, परमिशन नहीं मिली, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। क्यों नहीं परमिशन मिली, मैं उसका कारण जानना चाहती हूँ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मंडी शहर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो HRTC के राइड विद प्राइड में सफर करते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो में मुकेश अग्निहोत्री अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद टिकट भी कटवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने यज्ञ भी करवाया था और इसीलिए वो मंडी में पहुंचे थे। यज्ञ में हिस्सा लेने के बाद अग्निहोत्री अपने साथियों समेत पैदल शहर से होते हुए सर्किट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। उसी का वीडियो उन्होंने शेयर किया है। वहीं इस बीच विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रोहतक में बीजेपी कार्यालय मंगल कमल का उद्घाटन किया गया है। सीएम सैनी ने किया है कार्यालय का उद्घाटन। सीएम सैनी हवन पूजन में शामिल हुए हैं। रोहतक से संचालित की जाएगी चुनावी गतिविधियां। बीजेपी की चुनाव प्रचार में अब तेजी आती हुई नजर आ सकती है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में समय भी कम बचा हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने रोहतक में अपना प्रदेश चुनाव कार्यालय बनाया है। सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की मौजूदगी में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर हवन भी किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रचना गुप्ता भी मौजूद रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी वीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीना, रोहतक को ही क्यों चुना गया है? रोहतक से ही क्यों शुरुआत की जाएगी चुनाव प्रचार की? ठीक है वीना, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में समय कम बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को धार देते हुए रोहतक में प्रदेश स्तरीय चुनाव कार्यालय भी खोल दिया है। तो नेताओं के चुनावी दौर की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। सीएम सैनी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। हवन पूजन के में शामिल होने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पहुंचे थे। रोहतक से संचालित की जाएगी चुनावी गतिविधियां। सबसे अहम सवाल कि आखिरकार रोहतक को ही क्यों चुना गया? रोहतक कांग्रेस का गढ़, खासकर हुड्डा परिवार का गढ़ रोहतक माना जाता है। तो हुड्डा के गढ़ से रोहतक से शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावी गतिविधियों की करने जा रही है। तो चलिए अब आपको कुछ आंकड़े भी बता देते हैं, दिखा देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़े हुए दरअसल कुल सीटें जो हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की वो 90 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 46 है। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाना है। अधिसूचना का अगर जिक्र करें तो अधिसूचना की तारीख जो है वो 5 सितंबर तय की गई है। नॉमिनेशन की तारीख 12 सितंबर तय की गई है। नामांकन की जांच की जो तारीख है वो 13 सितंबर तय की गई है। नाम वापसी लेने की तारीख 17 सितंबर है और वोटिंग का दिन 1 अक्टूबर, रिजल्ट का दिन 4 अक्टूबर। एक ही चरण में सभी की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसी के साथ अब जिक्र कर लेते हैं भाग्य विधाता यानी कि वोटर्स का। कुल वोटर्स का अगर जिक्र किया जाए तो 2.01 करोड़ वोटर्स कुल हरियाणा में है। पुरुष वोटर्स जो है वो 1.06 करोड़, महिला वोटर्स 95 लाख। फर्स्ट टाइम वोटिंग जो इस बार करने वाले हैं उनका आंकड़ा है 4.52 लाख का। कुल पोलिंग बूथ की संख्या है 20,629। तो ये है भाग्य विधाताओं का आंकड़ा। करीब करीब 2 करोड़ कुल वोटर्स हरियाणा में है। पुरुष वोटर्स का जिक्र करें तो 1 करोड़
और महिला वोटर्स 95 लाख है। तो महिला वोटर्स का अगर जब जिक्र हम करते हैं तो आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो महिला वोटर्स को साधने की कोशिश इस बार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने तो तमाम योजनाओं की घोषणा भी अभी से कर दी है महिलाओं के लिए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि 1 अक्टूबर को होंगे विधानसभा चुनाव। टिकट की दावेदारी को लेकर के पार्टियों में घमासान फिलहाल मचा हुआ है। 90 सीटों के 2700 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। रानिया विधानसभा सीट पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। रानिया हलके से कई नेताओं ने जताई है उम्मीदवारी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के अब टिकटों के दावेदार खूब सामने आ रहे हैं। एक सीट पर कई दर्जन दावेदार अपनी पार्टियों के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है कि किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट दिया जाए। आपने ये तो जरूर सुना ही होगा कि एक अनार 100 बीमार। ऐसी ही कहावत बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी और दूसरी पार्टियों में हरियाणा प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रही है। हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज मैं पॉलिटिकल फेडरेशन का मुख्य महासचिव होने के नाते यहाँ पर पहुँचा हूँ सिरसा के अंदर, क्योंकि हमारे समाज की एक बेटी जो रानिया विधानसभा से विधायक की उम्मीदवारी का अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए आज सिरसा में इनके लिए मीडिया में आया हूँ। क्योंकि सुनीता शिल्पा वर्मा काफ़ी सालों से, कम से कम 20-25 वर्षों से जो संघर्ष इस रानिया विधानसभा के लिए कर रही हैं, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत दावेदारी बनती है। क्योंकि यहाँ महिला और पुरुष की जनसंख्या भी बराबर है, दोनों अनुपात 50% के लगभग बने हुए हैं। मैंने एक विधायक के तौर पर तो मेरी इच्छा जो है पिछले 20 सालों से ही है और मेरा पैनल में नाम भी रहा है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई रानिया से मुझे टिकट मिले। और रानिया के अंदर मैंने जो भी चीज़ें देखी है, महिलाओं की दशा को देखा है, बेटियों की दशा को देखा है, शिक्षा के अभाव को देखा है, नशे की वजह से परिवार ख़त्म होते हुए देखे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने लेवल पे तो वो सब कर ही रही हूँ कि सरकार के माध्यम से मुझे उन सब की सेवा करने का मौका मिले। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वक्त कम बचा हुआ है। ऐसे में सिख समुदाय कहीं ना कहीं इस चुनाव से अपनी नाराजगी दर्शा रहे हैं। सिख समुदायों का कहना ये है कि उनका भी सरकार ने मान सम्मान दिया जाए। इस मसले को लेकर हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा की सिख समुदाय के सरबजीत सिंह बत्रा से खास बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को मतगणना है, लेकिन जो सिख समुदाय है इन चुनावों से कहीं ना कहीं नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। सिख समुदाय दल द्वारा एक मंच बनाया गया है। उनका कहना है कि वो अपना इस दल के जरिए सरकार से अपने लिए मान सम्मान चाहते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सिख एकता दल के बत्रा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सरबजीत जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया चैनल पर। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की नाराजगी आपको और किस तरह का मान सम्मान आप सरकार से चाहते हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अकेला ये नहीं कहता कि मैं सरकार से चाहता हूँ, क्योंकि सरकार कोई मेन मुद्दा नहीं है। मैं सभी पार्टियों को कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके ही मतलब जो भी कार्यकर्ता सिख हैं, उनको आप जो हमारी 17 से 18 सीटें हैं उन पे मान सम्मान के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़वाएं, जिसमें हम लोग उनकी निस्वार्थ भावना से हम उनकी मदद करेंगे। एक उसकी हम सरकार को, मतलब मेरी अपील सरकार को नहीं है, सारी पार्टियों को है, पहले मैं विशेष तौर पे कह दूं। उसके अलावा हमारे 5-7 मुद्दे और हैं, जिसके अंदर मतलब कि पंजाबी भाषा का मुद्दा है, जिसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, दूसरी दर्जे की भाषा दे के दर्जा उसको तरीका अमल पे लाया नहीं गया उसको। आपने 17 से 18 सीटें मांगे, तो बहुमत आप कौन कौन सीट पे मांगते हैं? हम जी हमारी रतिया, फतेहाबाद, सिरसा, पेवा, ऐसी हमारी 17 से 18 सीटें हैं जिनको मतलब कि सिख बहुल क्षेत्र माना जाता है। जो उनसा अपना क्या नाम है, सिखों की वोट के साथ ही हार जीत तय होती है इसमें। ऐसे में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी, उसके लिए आप क्या कहें? सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो मैडम नाम की है, ये कमेटी तो सरकार की है। ये 18 महीने के लिए इन्होंने लागू कर दी इस पे। आप एक बात बताइए, कौन सा इलेक्शन हुआ है? हम इसको कमेटी नहीं मानते। ये थोपी हुई कमेटी है, ये संगत की बनाई हुई कमेटी नहीं है।
तो जिस तरह से आप सरकार आप सभी पार्टियों से कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह से आपको सीटें मिल पाएंगी? देखो जी, मैं तो सिख संगत से अपील करूंगा, अगर आपको सीट नहीं देते हैं तो इनकी वोट का बहिष्कार किया जाए। आपका सम्मेलन कब है? आप कितनी संगत पहुंचने की उम्मीद है लगभग? देखो जी, आज के टाइम में जो सम्मेलन सफल होता हुआ नजर आ रहा है, हमारी हर जिले वाइज 2 से 3 मीटिंगें हुई हैं, जिसमें कि आप मान के चलिए 1.5 से 2 लाख की सिख संगत के इकट्ठे होने की संभावना है। करनाल में जो आपका सम्मेलन होने जा रहा है, अगर आप बात करें तो आपका है सिख एकता दल, तो मंच से जो बहिष्कार का ऐलान किया जाएगा? देखो जी, बहिष्कार हम मंच से नहीं करेंगे, हम अपनी डिमांड्स रखेंगे फिलहाल मंच पे। यमुनानगर से न्यूज इंडिया के लिए वीना अरोड़ा। तो उधर हरियाणा में किरण चौधरी बनी है राज्यसभा सांसद, निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी है किरण चौधरी। कल कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ने नहीं उतारा है अभी तक कोई भी उम्मीदवार। 20 साल पहले ओपी चौटाला के कारण चुकी थी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, निर्विरोध राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बनी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। इसी शर्त पर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी कि राज्यसभा में उन्हें उतारा जाए। इसी के साथ उनकी बेटी श्रुति चौधरी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए। इस शर्त के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कांग्रेस का साथ छोड़ा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में उनका मनमुटाव हो गया था। उनकी तरफ से उनकी बेटी श्रुति के लिए लोकसभा की टिकट मांगी जा रही थी, जो कि कांग्रेस ने नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा। दूसरी तरफ राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। पहले दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में जाने का निर्णय लिया और राज्यसभा की सीट को छोड़ दिया था, जिसके बाद हरियाणा की राज्यसभा की सीट खाली हुई और अब वहां से किरण चौधरी सांसद बनी। मैं राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा। मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है, परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है। दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है। नहीं, और वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।